नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुरी में आज रथ यात्रा के लिए उमड़े श्रद्धालु। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ देंगे भक्तों को दर्शन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं, कहा हर किसी को मिले सुख समृद्धि। चीन के किंगदाओ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष से की बातचीत। S-400 सिस्टम्स, Su-30 MKI अपग्रेड समेत महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर हुई चर्चा। ट्रंप की ओर से परमाणु वार्ता की प्रगति के दावे को ईरान ने नकारा। संघर्ष विराम के बाद पहली प्रतिक्रिया में ईरान के खामेनेई ने कहा, अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर। आज राजनीतिक दलों से होगी बातचीत। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा करेगी टीम। दिल्ली एनसीआर में आज भी उमस ने बढ़ाई बेचैनी। मॉनसून के लिए अभी करना होगा 2 से 3 दिनों का इंतजार, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत पर मॉनसून मेहरबान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरा ओडिशा जय जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। ऐसे में पुरी में आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक छेर पहरा रस्म निभाते हैं और इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुना बेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र के रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को देव दलहन कहा जाता है। तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं, जिससे हर भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन का अवसर मिलता है। और वहीं आज रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग भव्य रथों पर सवार होकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। हजारों भक्त भारी रस्सों से इन रथों को खींचते हैं। रथ पर चढ़ाने से पहले पुरी के राजा छेरा पनहारा की रस्म निभाते हैं, जिसमें वे सोने के झाड़ू से रथ का चबूतरा साफ करते हैं। एक जुलाई मंगलवार हेरा पंचमी, जब भगवान गुंडीचा मंदिर में 5 दिन बिताते हैं, तब 5वें दिन देवी लक्ष्मी नाराज होकर भगवान जगन्नाथ से मिलने आती हैं। ये रस्म हेरा पंचमी कहलाती है। और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। भव्य तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर्षोल्लास के साथ हर साल हम देखते हैं कि उनकी इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान की एक छवि पाने के लिए और उनके इस रथ यात्रा को खींचने के लिए वो व्याकुल नज़र आते हैं। आप अभी भी इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि कितनी उत्सुकता जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके मन में नज़र आ रही है और इसके साथ ही कितनी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर चाक चौबंद तैयारियाँ की गई हैं और प्रशासन अब की बार पूरी मुस्तैदी के साथ भी यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम नई चीज़ें भी अब की बार इसमें जोड़ी गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मापदंडों को देखते हुए किया गया है और तमाम नई तकनीकों के ज़रिए, बात चाहे ड्रोन की हो या इसके अलावा नए CCTV कैमरास की हो, चप्पे चप्पे पर जो प्रशासन है वो नज़र भी रख रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब इस रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो होने वाली है और ऐसे में इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं
वो तो अपने चरम पर है ही। इसके अलावा मंत्रोच्चार के साथ, गाजे बाजे के साथ इस रथ यात्रा को आगे निकालने की जो कवायद है वो तेज़ गति से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। व्यापक तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी आस्था में भाव विभोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 अलग अलग रथ तैयार किए गए हैं और ये तीनों रथ जो हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं को देखते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमाम अगर हम मापदंडों को देखें तो यहाँ पर जिस तरह से जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके जयकारों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन भक्त करेंगे। अलग अलग जो इसके लिए शेड्यूल है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5 जुलाई बहुड़ा यात्रा होगी और उसके बाद ओडिशा की पारंपरिक मिठाई पोड़ा पिठा का भोग लगाया जाएगा। ये 5 जुलाई को होगा और 6 जुलाई को सुनाबेशा भगवान को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाएगा। तो अलग अलग दिन का अलग अलग शेड्यूल है और ये पूरा पारंपरिक अनुष्ठान जो हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में जो श्रद्धालु हैं वो उसमें भाव विभोर नजर आ रहे हैं। भगवान को विशेष मीठा पेय अधरापना अर्पित किया जाएगा। ये 7 जुलाई को होगा और उसके बाद 8 जुलाई को नीलाद्री विजय यानी कि समापन होगा। रथ यात्रा का अंतिम और सबसे भावनात्मक दिन होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया साफ तौर पर देखने को मिलेगी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मुख्य मंदिर में वापस लौटेंगे। तो आज जो इस यात्रा की शुरुआत हो रही है वो 8 जुलाई को जाकर समाप्त होगी, जब वो वापस अपने इस गर्भगृह में पुनर्स्थापित होंगे। तो ऐसे में भगवान को विशेष मीठा पेय अधरापना अर्पित किया जाएगा, जो कि 7 जुलाई को होगा। 8 जुलाई की बात करें तो नीलाद्री विजय समापन होगा और रथ यात्रा का जो अंतिम दिन है वो होगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का ये पूरा शेड्यूल रखा गया है। हेरा पंचमी होगा भगवान गुंडीचा मंदिर में और गुंडीचा मंदिर में विशेष दर्शन का भी आयोजन होगा 4 जुलाई को, जब संध्या दर्शन यहाँ पर कराए जाएंगे। और इसके अलावा अगर 4 जुलाई की हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन भक्त जो है वो कर पाएंगे। 5 जुलाई को बहुड़ा यात्रा होगी। मौसी के घर से जगन्नाथ मंदिर में भगवान की वापसी शुरू होगी और 8 जुलाई को जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। ओडिशा की पारंपरिक मिठाई पोड़ा पिठा का भोग लगाया जाएगा, जो अपने आप में तमाम मान्यताओं से भरा हुआ है। तो 12 दिनों तक ये यात्रा जो है वो चलती रहेगी और हर दिन का खास महत्व होता है। और रथ यात्रा के पहले दिन पुरी के राजा खुद छेरा पन्हारा रस्म निभाते हैं, जिसमें ये सोने के झाड़ू के रथ के नीचे का हिस्सा साफ करते हैं। ये विनम्रता और सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाकर नाराज़गी जताती हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर आखिर क्यों चले गए, और ये आयोजन पूरी यात्रा को और भी ज़्यादा रोचक बना देता है। तो भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वो नंदी घोष की ऊंचाई उसमें लगभग 45 फीट है। अलग अलग रथों की अलग अलग मान्यता है। हम आपको बता रहे हैं किस रथ की क्या मान्यता है। तो ऐसे में भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो लाल और पीले रंग से उसकी सजावट की गई है। इसके अलावा भगवान बलभद्र का रथ की अगर हम बात करें तो तलध्वज रथ में वो सवार होते हैं और इसके अलावा तलध्वज रथ की जो ऊंचाई है वो 44 फीट है और रथ में 14 पहिए लाल और हरे रंग से तलध्वज रथ की सजावट की गई है। और ये भगवान बलभद्र का रथ है जो कि लाल और हरे रंग से तलध्वज रथ की सजावट हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देवी सुभद्रा का जो रथ है वो नाम उसका देवदलन है और इसकी भी अपनी खास मान्यताएं हैं। देवदलन रथ में 12 पहिए हैं और इसके अलावा देवदलन रथ की जो ऊंचाई है वो लगभग 43 फीट है। तो अलग अलग रथों की अलग अलग अपनी मान्यता है, भव्यता है। और अब ये तस्वीर आप देखिए, हर्षोल्लास के साथ इस जश्न में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। अलौकिक ये पूरा क्षण है और इसका गवाह आज हर कोई बन रहा है। देश विदेश से यहाँ पर अलग अलग मूल भावना के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं
और इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इन रथों के बारे में बताएं तो भगवान के इन तीनों रथों को खींचने वाली जो रस्सियाँ हैं उनके भी नाम होते हैं। भगवान जगन्नाथ के 16 पहियों वाले रथ को नंदी घोष कहा जाता है और इस रथ की रस्सी का नाम शंखाचूड़ा नाड़ी है। बलभद्र जी का जो रथ है जिसमें 14 पहिए होते हैं उसे ताल ध्वज कहा जाता है और उसकी रस्सी को बासुका नाम से जाना जाता है। देवी सुभद्रा के रथ की अगर बात करें जिसमें 12 पहिए होते हैं और जिसे दर्प दलन कहा जाता है और उनकी रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा नाड़ी। ये रस्सियाँ न सिर्फ रथ को खींचने का माध्यम होती हैं बल्कि इन्हें छूना भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर साल देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश का हो रथ खींच सकता है। शर्त बस इतनी सी होती है कि उसका मन सच्चे भाव से भरा हो। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने वाले व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। हालांकि कोई भी एक व्यक्ति ज़्यादा देर तक इस रथ को नहीं खींच सकता। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि हर एक आने वाले श्रद्धालु को यह अवसर मिल सके और अगर कोई रथ ना भी खींच पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि इस यात्रा में सच्चे मन से शामिल होना भी हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य माना जाता है। और इसी आस्था के केंद्र को लेकर जो तमाम देश विदेश के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर इस अवसर पर पहुँचते हैं, अपनी जो इस परिस्थितियों को लेकर, अपनी जो मान्यता है उनको लेकर और अपनी जो मनोकामना है उनकी पूर्णता के लिए कि उनको उसका फल मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपके साथ दिखा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। अलग अलग नृत्य और कलाओं के जरिए यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस रथ यात्रा की जब शुरुआत होगी तो ये अलग अलग नृत्य और कलाएँ जो पारंपरिक धरोहर है भारत की वो देखने को मिलेगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा कि पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है। इस पुण्य अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण बना रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और वहीं भगवान जगन्नाथ की बात हो और मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अपनी कला ना दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, रथ यात्रा के अवसर पर पुरी में बेहद सुंदर रेत से कलाकृति बनाई गई है, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को दर्शाया जाता है। इन कलाकृतियों में भगवान की मूर्तियों को 108 कलशों के साथ सजाया जाता है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा पर पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी सभी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ओडिशा की ये कितनी सुंदर परंपरा है कि भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर जाते हैं। वर्षों से ये मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु विष्णु स्वयं यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो संचालित करते हैं। अपने भाई, अपने बहन सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी के साथ वो यहाँ विराजित है। और आज जैसी कि प्रथा रही है, जब स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा में स्नान के पश्चात भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनकी चिकित्सा होती है। चिकित्सा के बाद नव यौवन दर्शन कल था और आज नव यौवन दर्शन के पश्चात वो रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर, लगभग 3 किलोमीटर का ये सफर है, वो रथ पर तय करेंगे। कितनी सुंदरता है आप देखिए उड़ीसा के संस्कार में, हमारी इस सनातन की संस्कार में। भगवान जो सरकार हैं वो आपके द्वार आ रहे हैं कि बताओ भक्त तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इसमें न जाति न धर्म कोई नहीं देखा जाता है, स्वतः भगवान निकल कर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और लोकतंत्र यही है, सबका साथ। यहाँ देखिए आप, इन लाखों की भीड़ में सब जाति धर्म के लोग रहेंगे, सबका विकास और सबके मन में कोई मंगल चिंतन रहेगा कि मेरा देश का कल्याण हो, मेरे प्रांत का कल्याण हो, मेरे परिवार और मेरे समाज का कल्याण हो, सबका विकास की चिंता और सबका विश्वास। यहाँ सबका विश्वास महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर है। और वहीं पुरी में रथ यात्रा के दौरान अगर किसी तरह की आपदा आती है तो स्थिति संभालने के लिए कई एजेंसियां तैनात हैं, जिसमें से एक NDRF भी है। डिप्टी कमांडेंट नवीन ने रथ यात्रा की तैयारियों पर कहा है कि NDRF के जवान हर तरह से प्रशिक्षित हैं। रथ यात्रा से पहले NDRF ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर 4 बार मॉक ड्रिल की है और जिसमें सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया है। इसके साथ ही NDRF ने सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी एजेंसियां यहाँ पे डिप्लॉय हैं आज रथ यात्रा के फेस्टिवल के दौरान। उसी में एक एजेंसी NDRF भी डिप्लॉय है जो किसी भी प्रकार के मैनमेड तथा नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए सक्षम है। तथा हमारी यहाँ एक टीम डिप्लॉय है और हर तरीके से हमारे आदमी ट्रेंड है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे वो कोलैप्स स्ट्रक्चर कोई वो है या फ्लड वाटर का कोई है, तो सब प्रकार से हमारे आदमी चुस्त और दुरुस्त हैं, यहाँ डिप्लॉयड है और अपना काम करने के लिए तैयार है। और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात भी की। दोनों ने कामना की कि रथ यात्रा के पावन अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। महाप्रभु के आशीर्वाद से पूरा विश्व शांतिमय और प्रगतिशील हो। मैं आज रथ यात्रा के पवित्र शुभ अवसर पे देशवासियों को महाप्रभु की ओर से महाप्रभु के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे, यही मैं निवेदन करूंगा। देशवासियों को शुभेच्छा देता हूं। महाप्रभु की आशीर्वाद से
संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व शांतिमय हो, प्रगति हो, विकास हो, यही महाप्रभु के मन में सदैव रहता है। और वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि यह उत्सव सनातन संस्कृति की प्राचीनता और निरंतरता का प्रतीक है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी से ये तस्वीर सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रथ यात्रा की बस अब शुरुआत होने वाली है। भगवान जगन्नाथ की एक छवि पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चार जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुंजायमान है ये पूरा वातावरण। तो ये तस्वीरें सीधे पुरी से हम आपके साथ साझा कर रहे थे। जयकारों की गूंज जो है वो लगातार नजर आ रही है। मंत्रोच्चार के साथ ये रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर हम बने रहेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इसी खबर से आपको रूबरू भी कराएंगे और साथ ही साथ तस्वीरें भी जो वहाँ से आ रही हैं वो भी दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको वापस पुरी लिए चलते हैं और जो सीधी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है वो दिखाते हैं।
तो पूरी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर भगवान की जो यात्रा है उसका शुभारंभ किस तरह से किया जा रहा है मंत्रोच्चारण के साथ, और इसके अलावा जो जय जयकार है उससे गुंजायमान पूरा वातावरण वहाँ का नजर आ रहा है। तस्वीरें और भी हैं, लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ शुरू हो चुकी है और इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत की और पारंपरिक पाहिंद विधि का पालन करते हुए भगवान के रथ के सामने सोने की झाड़ू लगाकर यात्रा का शुभारंभ किया। ये विधि सेवा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में ओडिशा के पुरी की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा अहमदाबाद में पहली बार हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, पहिंद विधि की और मंदिर से भगवान के रथ को प्रस्थान कराया। फिलहाल नगरनाथ जगन्नाथ शहर के भ्रमण पर निकल चुके हैं। पूरे साल भक्त भगवान के दर पर आते हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा होता है जब भगवान भक्त के घर पर जाते हैं। करीब 16 किलोमीटर की ये यात्रा शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के अलग अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों नेताओं ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों, सीमा पार आतंकवाद और भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। रूसी रक्षा मंत्री ने भारत रूस के दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डाला, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह और कायराना आतंकवादी कृत्य पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हुई दोनों रक्षा मंत्रियों की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। रक्षा उत्पादन, विशेष रूप से वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, आधुनिक क्षमताओं और हवाई प्लेटफॉर्मों के उन्नयनों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए S-400 सिस्टम की आपूर्ति, Su-30 MKI को अपग्रेड करने और शीघ्र समय सीमा में महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की महत्वपूर्ण चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से चीन के किंगदाओ में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान किया। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लिए ये आवश्यक है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचें। और वहीं विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में स्थित एनेक्सी भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शशि थरूर करेंगे। इस बैठक में भारत बांग्लादेश संबंधों के भविष्य विषय पर चर्चा की जाएगी और इसके तहत विशेषज्ञों और गैर सरकारी गवाहों से साक्ष्य लिए जाएंगे, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर समिति की समझ को और व्यापक बनाया जा सके। इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान इन दोनों देशों में रह रहे अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में इजराइल, ईरान, जॉर्डन, मिस्र, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान
कि सरकारों ने सहयोग दिया। भारत सरकार ने इन सभी देशों को उनके सहयोग के लिए आभार जताया है। We would like to thank the governments of Israel, Jordan and Egypt for this support in Operation Sindhu. But we'd also like to thank the governments of Iran. As you would know that we made a request and they opened their airspace for us to evacuate our nationals. We are grateful to the government of Iran for this special gesture. We are also thankful to the government of Turkmenistan and Armenia for helping us evacuate our people. और वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 173 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे हैं। आर्मेनिया के येरेवन से देर रात एक विशेष निकासी विमान नई दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 173 भारतीय नागरिक सवार थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3 भारतीय वायुसेना के विमानों सहित 19 विशेष निकासी उड़ानों का उपयोग करके कुल 4415 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। वहीं इजराइल से 818 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। मैं मंसूर से गया था ईरान कंपनी के अंदर मशीन फिट करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद में 13 तारीख को जो है लड़ाई वगैरह चालू हो गई थी। फिर हमने 3 दिन बाद फ़ोन लगाया एम्बेसी को, तो उन्होंने बोला कि घबराओ मत, हम तुमको वहाँ से बराबर निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर हमको 4 दिन बाद 5 दिन बाद फ़ोन लगाया तो वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने बहुत मदद करी और उसके बाद में जो है हमको सही से निकाला। 2 जगह हमको ईरान के लोगों ने रोका भी, जो वहाँ की सेना थी उनसे बात हुई और बात होने के बाद में फिर एम्बेसी वालों ने बात करी कि हमारे आदमी है, और अपना जो है पासपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बहुत हेल्प करी और उन्होंने जो हमको रोका था उन्होंने सॉरी भी बोला, और अपने आई की जो एम्बेसी ने बढ़िया से रूम दिलाया हमको, वहाँ पे खाना खिलाया, बहुत अच्छा रहा। इंडिया सरकार का व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों के एम्बेसी और सरकार ने बहुत हेल्प किया है ईरान से निकालने के लिए। हम लोगों को अच्छे से व्यवस्था करके लाया है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। I would really like to thank the embassy because they scheduled everything for us, like the whole evacuation and everything. Although yeah, I do get it that we were really concerned because we were in the north and people from Mashhad were leaving by the time that we reached north. But I think that it was a priority to evacuate them first because Mashhad, like the situation was really bad there. Apart from that, like I would really like to thank Dr. Mujtaba Shah and Dr. Moomin Khan because they were constantly in contact with our parents, with the embassy here, with the government here, and even with the embassy in Iran. So a big shout out to the two of them because had they not coordinated, I don't think a lot of it would have happened. और वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। उपराज्यपाल ने प्रशासन को पवित्र यात्रा की सुरक्षित और सफल संचालन से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए। उपराज्यपाल ने कहा है कि बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद और आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ इस वर्ष की तीर्थयात्रा भक्तों के लिए यादगार और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने का वादा करती है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा समेत अन्य दलों के नेताओं ने सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्धता जताई। बात बिहार की करें तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम की बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग की टीम आज पटना में सभी राजनीतिक दलों से मिलेगी और उनसे सुझाव मांगेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी करेगी। इससे पहले कल चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंची थी। टीम ने बिहार में तैनात चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वोटर पुनरीक्षण का काम भी समय से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान को चलाने पर भी जोर दिया गया और साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने का वादा किया कि मतदान केंद्र ऐसी जगहों पर बनाए जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सकें और किसी को भी दूरी या भीड़ के चलते असुविधा का सामना न करना पड़े। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में नरेला बस डिपो का उद्घाटन किया। ये डिपो नरेला के A9 सेक्टर में बनाया गया है, जिससे यहां रह रहे लोगों को सार्वजनिक यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। और गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के चीफ व्हिप और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि सामाजिक सेवाएं कम होने की वजह से वे आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने इस्तीफे में उमेश मकवाना ने लिखा है कि आज आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के सिद्धांतों से भटक रहे हैं। और इस बीच आपने उमेश मकवाना पर पार्टी विरोधी और गुजरात विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। उधर कांग्रेस पार्टी के अंदर तनाव गहराता जा रहा है। वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक उड़ते पक्षी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आकाश किसी का नहीं है। इस पोस्ट को पार्टी नेतृत्व के साथ उनके तल्ख रिश्तों की अटकलों से जोड़ा जा रहा है। जवाब में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तंज कसते हुए कहा, आजाद परिंदे को भी आसमान में सावधानी बरतनी चाहिए। जब इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस विवाद में उलझना नहीं चाहती। हमारा लक्ष्य देश की एकता और सुरक्षा है और हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता है तो बार बार उसे दोहराने की जरूरत नहीं। हमारा फोकस राष्ट्र को बचाने पर है। और खबर दिल्ली और नोएडा से है, जहां अलग अलग घटनाओं में आग लग गई। एक तरफ तो जहां दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, वहीं आग की सूचना मिलने पर दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के बवाना इलाके के A31 सेक्टर 4 में फैक्ट्री में आग लगने की सूचना के बाद टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 2 में स्थित एक निजी फर्म में जब आग लग गई उस दौरान की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी रहीं। यहां भी किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौसम की बात करें तो दिल्ली, NCR, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर मानसून करीब करीब पूरे देश में अपने रंग में है। मानसून ने समय से करीब 1 सप्ताह पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मानसून जैसलमेर, बीकानेर, सोनीपत तक पहुंच चुका है। IMD ने बंगाल, बिहार और झारखंड में आज से 29 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम में भारी बारिश होने की संभावना जताई है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी है। गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। लेकिन दिल्ली वालों को मानसून का इंतजार अभी और करना होगा। आज भी यहाँ उमस से मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी टर्फ लाइन और हवाओं के विपरीत प्रवाह के कारण मानसून नहीं आ पा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से किए गए कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल के एंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में सड़क किनारे बनाई गई अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इससे पहले जांच के लिए राजस्व की टीम गठित की गई थी, लेकिन अतिक्रमण की पुष्टि होने पर पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनी मजार को हटा दिया गया। मजार पे जेसीबी चलाई गई है। ये शासन से प्राप्त निर्देश व जिलाधिकारी महोदय संभल और उप जिलाधिकारी महोदय संभल के निर्देशन में हमारी एक राजस्व टीम गठित की गई है, जिसमें मौके पर आकर के जो रोड की ज़मीन है हमारी सरकारी सड़क की, जो कि एचौड़ा कंबो से और ये भवालपुर मार्ग तक है, जिस पर ये अवैध मजार थी, जिसको आज नापतोल करके ग्राम प्रधान जी की उपस्थिति में, चौकी इंचार्ज की उपस्थिति में उसको हटवा दिया गया। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि ईरान भविष्य में किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके देगा। कल खामेनेई ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले को अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा करार दिया और भविष्य में किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की भी बात कही। खामेनेई ने अपने संदेश में अमेरिका और इजराइल के हमलों को कमतर आंकते हुए कहा है कि इन हमलों से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। खामेनेई ने इसे अतिशयोक्ति करार दिया।
ईरान ने अमेरिका के साथ अभी किसी तरह की परमाणु वार्ता से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए कहा है कि ईरान इस बात का आकलन कर रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत उसके हित में है या नहीं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ अगले सप्ताह बातचीत की योजना बना रहा है। अराक्ची ने कहा है कि परमाणु ठिकानों को हुआ नुकसान थोड़ा नहीं है और संबंधित अधिकारी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नई वास्तविकताओं का पता लगा रहे हैं जो ईरान के भविष्य के कूटनीतिक रुख को प्रभावित करेगा। और इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि परमाणु ठिकानों पर हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अंकुश लगाना था, जबकि ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है। और उधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संस्कृत भाषा को विश्व की अमूल्य धरोहर बताया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा, साहित्य और संस्कृति का दक्षिण एशिया की सभ्यता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। काठमांडू में आयोजित 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन शांति, करुणा और मैत्री के माध्यम से पृथ्वी और मानव सभ्यता के संरक्षण और विकास का संदेश देगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि नेपाल में मल्ल और शाह वंश के काल में संस्कृत में हजारों ग्रंथों की रचना हुई थी जो इस भाषा की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये 5 दिवसीय सम्मेलन दुनिया भर के विद्वानों, शोधकर्ताओं और संस्कृत प्रेमियों को एक मंच पर ला रहा है, जहां संस्कृत भाषा, साहित्य और दर्शन के विविध आयामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 23वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी भारत को मिल गई है और इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गुजरात के लिए गर्व का क्षण। भारत ने बर्मिंघम, यूएसए में WPFG फेडरेशन के समक्ष एक व्यापक बोली प्रस्तुति के बाद अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीत ली है। ये वैश्विक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाती है और अहमदाबाद को भारत की खेल राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और एक बार फिर से आपको पुरी लिए चलते हैं और वहाँ की सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं कि किस तरह से जो गुंजायमान वातावरण है और किस तरह से ये रथ यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसकी झलक इन तस्वीरों से साफ उजागर है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। भव्य और दिव्य ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। अलौकिक भक्ति का स्वरूप साफ तौर पर नजर आ रहा है। अलौकिक है ये तस्वीरें, अलौकिक है यहाँ की छटा, अलौकिक है ये वातावरण और अलौकिक है भगवान जगन्नाथ, जिनकी इस यात्रा की तस्वीरें पूरी से हम आपके साथ साझा कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।